स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एडो ज्ञान पर। साथियों, यह वीडियो झारखंड टेट के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने 6 to 8 गणित एवं विज्ञान के लिए अप्लाई किया है। तो आज हम इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परिमेय संख्या, जो कक्षा 8 के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट है परिमेय संख्या। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ऑप्शन +1, -1, 0 और 10। तो आप सब जानते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, जो कि गिनती की संख्याएं जो होती है वह 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 अनंत तक चली जाती है। इसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्रश्न था सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहाँ पे ऑप्शन पहला होगा। उसके बाद है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है +1, -1, 0 और 10। तो पूर्ण संख्या के विषय में मैं पहले बता दूं आपको कि गिनती की संख्या जिसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, अगर प्राकृत संख्या में जब हम शून्य मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। और पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि 0 हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या हुआ। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका ऑप्शन होगा 0। अगला है, इनमें से कौन योज्य तत्समक है। ऑप्शन है 1, 0, 4 या कोई नहीं। तो इसका योज्य तत्समक से मतलब होता है कि किसी भी संख्या में आप क्या जोड़ेंगे कि हमें वही संख्या प्राप्त हो। जैसे कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या है a है, तो a में हम क्या जोड़ें कि हमें a ही प्राप्त हो। तो आप सबको पता होगा कि अगर हम किसी भी संख्या में शून्य मिला देते हैं या शून्य जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या मिलता है, यानी जो शून्य होता है यह किसी भी संख्या का योज्य तत्समक कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा 0। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है। वहां पे आपको योज्य तत्समक पूछा था तीसरा क्वेश्चन में, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक का भी सेम मतलब लगभग यहाँ पे होता है कि किसी भी संख्या में आप किस अंक से गुणा करेंगे कि आपको वही संख्या प्राप्त हो। अगर हम मान लीजिए कोई संख्या a ली है और a में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो हमें a प्राप्त होता है, यानी जो 1 जो हुआ ना वह सभी संख्याओं का गुणात्मक तत्समक कहलाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन 2, 1, 0 और 3। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी सभी संख्याएं जिनका भाज्य सिर्फ 2 हो, यानी वह संख्या सिर्फ और सिर्फ स्वयं से विभाजित हो या अपने सिर्फ 1 से कटे, यानी 1 और अपने आप से विभाजित होने वाली संख्याएं ही अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं 2 जो है ना वह 1 से विभाजित है और 2 स्वयं से विभाजित है। उसी तरीके से आप देख सकते हो, मान लो हम संख्या लिए हैं 5, तो 5 जो संख्या है वह 1 से विभाजित है और 5 से विभाजित है, यानी 2 और जो 5 हुआ ना यह हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है।
तो हम ऑप्शन पे विचार करें तो ऑप्शन इसमें है 2, 1, 0 और 3। तो इसमें 2 भी मेरा अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। 1 और 0 आपका अभाज्य संख्या नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी वह 2 होगा, 2। और 2 के विषय में बता दूं कि 2 जो है ना वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है ही, और सबसे छोटी और एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य होती है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 2, 4, 6, 8। इसका सही उत्तर होगा, चूंकि भाज्य संख्या का मतलब भी वही होता है जो विभाजित हो, और अभाज्य संख्या में बात जिसका विभाजन तो हो लेकिन वह सिर्फ 2 अंक से विभाजित हो, 1 से और अपने आप से। तो इसका सही उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न है, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/7, 7 या -7 या कोई नहीं। तो देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम का जो मतलब होता है ना कि आप ये सिर्फ यहाँ गुणात्मक की बात किया है और प्रतिलोम मतलब तो व्युत्क्रम होता है। तो आप किसी भी संख्या में किस अंक से गुणा करें कि रिजल्ट हमें 1 प्राप्त हो, तो वह संख्या पहली वाली संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या लिए a, और a में क्या से गुणा करें कि हमें 1 प्राप्त होगा। तो मान लीजिए वह संख्या हम लिए x, a गुणा x बराबर 1 हो गया। यानी अगर हम x का वैल्यू निकालें तो x बराबर 1/a। तो जो 1/a हुआ वह a का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, और a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा। यानी कह सकते हैं हम कि किसी भी संख्या में अगर मान लीजिए वह संख्या अगर हम a ही लिए और वो 1/a से जब गुणा करें तो रिजल्ट हमें 1 मिलेगा, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से जब प्रश्न में पूछा है कि 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/7 होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है? 15-17, 17-19, 23-25 और 53-55। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे किसका जिक्र है? अभाज्य का जिक्र है। अभाज्य का मतलब जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वही होता है अभाज्य संख्या। तो अब ऑप्शन पे विचार करें तो पहला ऑप्शन है 15-17। यदि हम 15 की बात करें तो 15 जो है आपका 1 से विभाजित है, 15 से विभाजित तो है ही। उसके अलावा 15 जो है ना वो आपका 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। यानी 15 अभाज्य संख्या नहीं है, वहीं 17 अभाज्य संख्या है। और आपसे पूछा क्या है प्रश्न में, कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है? तो 15 तो होगा नहीं। उसके बाद हम दूसरा ऑप्शन पर विचार करें, यानी 17-19। तो 17 और 19 ये दोनों संख्याएं जो हैं वह अभाज्य संख्या होती है। यानी हमारा ऑप्शन जो होगा वह बी होगा, 17-19। अगला प्रश्न है, 5/6 का योज्य प्रतिलोम है -5/6, 5/6, 6/5 और 0। तो हमने बताया था योज्य प्रतिलोम के विषय में कि योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि हम किसी भी संख्या में
किसी भी संख्या, मान लीजिए हम संख्या लिए a, उसमें हम क्या जोड़ेंगे कि रिजल्ट हमें 0 प्राप्त होगा। तो अगर हम मान लीजिए वह संख्या लिए x, तो जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब a को आप बराबर के उस साइड ले जाओगे तो रिजल्ट हो जाएगा -a। तो मैंने a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -a। या दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हो कि अगर हम कोई भी संख्या लिए a, अगर उसमें हम -a ऐड करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे भी वही प्रश्न पूछा कि 5/6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो 5/6 में आप क्या जोड़ोगे कि रिजल्ट 0 हो। इसका आंसर हो जाएगा -5/6, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर से प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 0, 1, -1 या 2। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या प्राकृत संख्या होती है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, गिनती की संख्याओं में शून्य मिलाने से हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, तो 0 भी पूर्ण संख्या है। अगला है, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को संयुक्त रूप से क्या कह सकते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक या अपरिमेय संख्या। तो देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या मिलकर, क्योंकि धनात्मक संख्या में सिर्फ प्राकृत संख्या आएगा और पूर्ण संख्या आएगा, लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक को मिला देने से हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। अगला है, पूर्ण संख्याएं किस संक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती है। योग के, व्यवकलन के, गुणन के या ए और सी दोनों। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, सम्मिलित गुणधर्म, और सिर्फ पूर्ण संख्या की बात किया है। तो सम्मिलित गुणधर्म का मतलब होता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो आप पूर्ण संख्या में अगर पूर्ण संख्या जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमें पूर्ण संख्या मिलेगा, और पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या का गुणा करेंगे तो अभी भी हमें पूर्ण संख्या ही मिलेगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि 2 एक पूर्ण संख्या है, 2 में हम 3 से गुणा करें जो कि पूर्ण संख्या है, तो 2 तिया 6, तो 6 भी हमें पूर्ण संख्या मिलेगा। तो जो सम्मिलित गुणधर्म होता है वह योग पर और गुणन पर लागू होता है, घटाव पे लागू नहीं होता। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए 2 पूर्ण संख्या है और 3 भी पूर्ण संख्या है, जब इनका हम रिजल्ट निकालें, घटाएं अगर इनको, तो इनका रिजल्ट आएगा -1, और -1 जो है ना वह पूर्ण संख्या नहीं, वह पूर्णांक संख्या है। इसलिए पूर्ण संख्या का जो सम्मिलित गुणधर्म होता है ना, वह व्यवकलन पर लागू नहीं होता है। अगला है, पूर्णांक किस संक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होते। पूर्णांक की बात किया है, तो आप पूर्णांक में भी सेम लगाएंगे। अगर 2 पूर्णांक को जोड़ने पे, घटाने पे, गुणा करने पे हमें पूर्ण संख्या मिलता है, वह सम्मिलित गुणधर्म कहलाता है। और भाग जो है वह सम्मिलित गुणधर्म को लागू नहीं होता भाग पर। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे आप मान लो हम लिए पूर्णांक -1, एक पूर्णांक है, और एक पूर्णांक लिए हम -5। तो आप देख सकते हो जब -1 और -6 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा -6, और -6 भी पूर्णांक है। उसी तरीके से हम जब जब गुणा के जगह पे अगर यहाँ पे गुणा कर दें, तो जब हम गुणा करें -1 और -5 को गुणा करें तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 5 एकम 5, तो 5 भी हमें क्या हुआ, पूर्णांक मिला। अगर हम घटाव का लागू करें, घटाव में जैसे मान लीजिए हम लिए पूर्णांक 5 और एक और पूर्णांक ले लेते हैं, मान लीजिए 8।
तो जब आप घटाओगे इनका तो रिजल्ट जो होगा -3, तो -3 भी मेरा पूर्णांक होगा। लेकिन भाग पर जो होता है ना पूर्णांक का, वो लागू नहीं होता। जैसे आप देख सकते हो कि 0 भी एक पूर्णांक है और -2 भी एक पूर्णांक है, लेकिन -2 में हम 0 से जब भाग दें तो यह भाग जो है ना वह नहीं लगेगा, माने अपरिभाषित हो जाएगा। और अपरिभाषित जो है वह पूर्णांक में नहीं आता, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा भाग के। अगला प्रश्न है, ऐसी संख्या क्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q जो है वह नॉट इक्वल टू 0 है। जिसका सही उत्तर होगा परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या ही p/q के रूप में होती है। अगला प्रश्न है, यदि 5 और 8 पूर्णांक हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक नहीं होगा। देखिए, अब आते हैं प्रश्न में। 5 और 8 पूर्णांक है, तो 5 और 8 को जब आप जोड़ोगे ना तो 8 5 13 मिलेगा, जो हमारा पूर्णांक है। 5 में से 8 घटाएंगे तब भी हमें जो प्राप्त होगा वो होगा -5, जो कि क्या है, पूर्णांक है। और आप जब इनका गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40 होगा, जो भी की पूर्णांक है। लेकिन जैसे ही हम 5/8 मैंने 5 से भागा देते हैं 8 में, यानी 5/8 आप उसे लिख सकते हो। और 5/8 जो है ना वो क्या होता है, परिमेय संख्या, ना कि पूर्णांक है। इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा 5/8। परिमेय संख्या की संक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती, योग के, भाग के, व्यवकलन के, गुणन के। तो इसका सही उत्तर होगा व्यवकलन के। अगला प्रश्न है, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, 0, -1, 2 या कोई नहीं। तो परिमेय संख्या जो है ना वह स्वयं का व्युत्क्रम, यानी अगर हम व्युत्क्रम की बात करें तो 0 का तो व्युत्क्रम होगा नहीं, और -1 का व्युत्क्रम -1 और 2 का व्युत्क्रम, तो स्वयं का व्युत्क्रम पूछा है तो 2 का व्युत्क्रम निकाले। तो मान लीजिए 2 हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे 2 व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, तो उसमें किसी भी संख्या से गुणा करो तो रिजल्ट हमें 1 मिलना चाहिए। अगर हम 2 में x से गुणा करते हैं तो देखते हैं क्या मिलेगा, x = 1/2। देखिए, तो इसका स्वयं का व्युत्क्रम तो नहीं है। अब हम वहीं -1 का देखें, -1 में अगर हम x से गुणा करते हैं तो रिजल्ट 1 लाना है, तो x = 1/-1 यानी रिजल्ट -1, यानी -1 का व्युत्क्रम -1। अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या होती हैं। और लास्ट प्रश्न है, 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम -6/11 होगा, यानी पहला प्रश्न। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिएगा अगले वीडियो में।